हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एज ऑफ ड्रैगन। इसे ही रेस्टोरेशन पीरियड या रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है थोड़ी देर में समझेंगे। पहले समझिए कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। एज ऑफ ड्रैगन की सीरीज हम बना रहे हैं। ये वीडियो दो पार्ट्स में होगी। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ड्रैगन की लाइफ को थ्रू आउट, उनकी पोएट्री को समझेंगे और एज ऑफ ड्रैगन को रेस्टोरेशन पीरियड क्यों कहा जाता है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एज है ये रफली 1660 से 1700 तक चली थी। अब एज ऑफ ड्रैगन को रेस्टोरेशन पीरियड क्यों कहा जाता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे जो सिविल वॉर चल रहा था, जो कि पार्लियामेंटेरियंस और रॉयलिस्ट के बीच में था, उसमें क्या हुआ था, चार्ल्स वन को मार दिया गया था, उनकी गर्दन काट दी गई थी, जो कि 1649 में हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ कि चार्ल्स टू को ना फिर वहां से फ्रांस भेज दिया, वरना वहीं भी मार दिया जाता। तो 1651 से जो 1660 तक का पीरियड था, जिसे ही प्यूरिटन पीरियड या पुरातन एज भी बोला जाता है, उस टाइम प्यूरिटन ने राज किया। उसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो आता है वो है ओलिवर क्रोमवेल का, जो कि 1651 से 1658 तक इंग्लैंड पर रूल कर रहे थे। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनके बेटा जो था रिचर्ड, उसे वहां का राजा बना दिया गया। लेकिन वो ना उतना लायक नहीं था कि वो इंग्लैंड जैसे बड़े राज्य को संभाल सके, तो फिर उसे भी मार दिया गया। अब जब उसे भी मार दिया गया तो क्या हुआ, फिर फ्रांस से चार्ल्स टू को वापस बुलाया गया। यानी कि जो स्टुअर्ट जो परिवार था, जिनका राज चल रहा था इंग्लैंड पे, उन्हें ही वापस बुलाया गया, गद्दी भी बिठाया गया। तो क्या हुआ, स्टुअर्ट्स की पुनः स्थापना की गई, यानी रेस्टोरेशन हुआ स्टुअर्ट्स का। इसीलिए इसे रेस्टोरेशन पीरियड भी कहा जाता है। अब जब स्टुअर्ट्स आए तो इनके साथ मोनार्की भी वापस आ गई थी इंग्लैंड, और इनके आने से ना थिएटर के लिए बहुत कुछ अच्छा हुआ, क्योंकि इनसे पहले जब प्यूरिटन्स राज कर रहे थे तो उन्होंने थिएटर्स को एकदम ट्रैश कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। जो हमारे एक्टर्स थे उनको भी इज्जत नहीं मिलती थी, मतलब उन्हें ऐसे कहा जाता था कि वो बस नाटक करता फिरता है एंड सो। तो अब वो सब बंद हो गया था, क्योंकि जो किंग चार्ल्स टू थे वो थिएटर के ड्रामा के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वो अपने साथ नई नई चीजें भी इंग्लैंड लेके आए जो उन्होंने फ्रेंच ड्रामा में देखी थी या फ्रेंच थिएटर्स में देखा और सीखा था। अब इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे कि हीरोइक ट्रेजेडी। इट वॉज मेड अटरली पॉपुलर इन दीज टाइम्स। ये कौन लेके आए थे, चार्ल्स टू। जो रेस्टोरेशन थिएटर था ये ज्यादा फोकस करता था चीजें दिखाने में, यानी कि थिएटर के अंदर अलग अलग चीजें दिखाने में, साउंड पे, वॉइस पे, बजाय की प्लॉट पे या स्टोरी पे। इस पीरियड में एक बड़ी अच्छी चीज भी हुई थी कि पहली बार वुमेन जो प्ले राइटर्स थे ना, वो उनके काम भी सराहे जाने लगे थे, वो भी आगे आ रहे थे अब काम करने में। तो इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि रेस्टोरेशन पीरियड क्यों कहा जाता है ड्रैगन की एज को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और एज ऑफ ड्रैगन के बारे में हम थोड़ा अब जानते हैं। This Tudor restoration was followed by an immense change in the general temper of the English people, a sweeping reaction against Puritanism and everything that it had stood for set in, and that reaction went so far that together with the galling restraints which religious fanaticism had unwisely imposed, moderately and decency were too often cast aside. The court of Charles II was the most shameless the country has ever known. अब ऐसा क्यों था, क्योंकि इस दौरान ना जो मॉरल आइडियाज थे उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती थी, उनको कोई सराहना नहीं होती थी। हिपोक्रेसी से एकदम भर चुका था इंग्लैंड उस टाइम पे, मतलब दिखाना कुछ और करना कुछ और। इस वजह से ही जो ड्रामा था, जो लिटरेचर था, उसने भी काफी सफर किया। क्यों, अब यूनिकनेस नहीं थी ड्रामा के अंदर या किसी भी और अदर फॉर्म ऑफ लिटरेचर में, जाने की प्रोज, ड्रामा, पोएट्री एंड एवरीथिंग एल्स। इसीलिए कहा गया था कि ड्यूरिंग द एज ऑफ ड्रैगन लिटरेचर बिकेम पेडेस्ट्रियन, यानी कि बहुत लो क्वालिटी का, बहुत हल्का हो गया था लिटरेचर। Thus, with restoration, we enter in a period where literature is intellectual rather than imaginative or emotional. It is true even for poetry. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहले इंग्लिश राइटर्स होते थे ना, वो यूनिक थे। वो इमेजिनेशन पर नई नई चीजें सोच विचार कर उनके ऊपर लिखते थे। लेकिन
जब चार्ल्स टू वापस आए तो वो अपने साथ इतना ज्यादा फ्रेंच इमिटेशन और फ्रेंच ड्रामा को बढ़ाने की कोशिश करते रहे कि अब जो हमारे राइटर्स थे ना, वो नई चीजें सोचने की बजाय उनसे ही इंस्पायर होकर लिखने लगे थे, यानी कि उनको एक तरह से कॉपी करने लगे थे। जैसा कि अब आप देख भी पा रहे हैं, लिटरेचर वॉज डायरेक्टली एंड पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रांस। जो यूरोपियन सुपरमेसी थी वो जो इटली से आई थी वो पास हो चुकी थी। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर ऑफ फ्रांस had lucidity, vivacity, correctness and elegance। अब ये जो नया लिटरेचर बन रहा था इंग्लैंड में, जो फ्रांस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, इसके अंदर ना बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जैसे पोलाइट सोसाइटी या उसके जो मेरिट्स एंड लिमिटेशंस थी, वो सभी इस लिटरेचर के अंदर काफी विजिबल थे। Because of the congenial literature, English writers now learned to look for guidance, and thus a great impulse was given to the development, alike in her prose and in her verse, of the principles of regularity and order and the spirit of good sense। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि इस टाइम पे जो लिटरेचर था, जो काम लिखे जा रहे थे, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, वो कितना ज्यादा इंस्पायर्ड थे फ्रांस से, यानी कि जो पहले इटली की जो सुपरमेसी थी, यानी कि इटली से इंस्पायर्ड लिटरेचर था, वो पास हो चुका था वो टाइम चार्ल्स टू के आने के बाद। क्यों? क्योंकि उन्हें रेस्टोरेशन पीरियड के पहले फ्रांस भेज दिया गया था, जब उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी। तो वहां से उन्होंने जो सीखा वो अब इंग्लैंड लेकर आए थे अपने साथ। तो इटली की सुपरमेसी हटा के अब फ्रांस से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था लिटरेचर। अब हम देखते हैं लिटरेरी प्रिकर्सर्स थे जो ड्राइडन के, यानी कि ड्राइडन के काम से पहले जो काम हो रहे थे, उसके अंदर हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। एडमंड वोकर, जो कि 1605 से 1687 तक जिए, और सर जॉन डेनहम का, जो कि 1615 से 1669 तक जिए। आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मैथ। तो अब थोड़ा सा हम इनके बारे में देखते हैं। These two were leaders in the reaction in taste against the excess and obscurity of the metaphysical poet, in favor of good sense of neatness and clearness of expression. It is indeed on the later side mainly that they possess historical importance. That is essentially true for Walker. The excellence and dignity of rhyme was never fully known till Mr. Waller taught it। अब ये खुद मिस्टर वॉलर के बारे में ड्राइडन ने कहा है, तो इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस थी इन दोनों राइटर्स की इस टाइम पे। दे मेड राइटिंग इजिली एन आर्ट, फर्स्ट टू शो अस हाउ टू कंक्लूड द सेंस मोस्ट कॉमनली इन discussion। They brought into use that kind of heroic couplet which we know as the classic or close form, in which the rule is that instead of the sense being allowed to flow from one couplet to couplet indefinitely, it should habitually close with the end of the second line. The classic couplet did not reach its final shape in his hands. As a specific form, it evolved gradually, and it assumed perfection first in the works of the greatest master Pope, but Waller led the way, and then Denham followed. Of Waller and Denham together, Dryden says, our numbers were in their nonage till they last appeared। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लिटरेचर में आप हमारे साथ बने रहें। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे ड्राइडन की लाइफ के बारे में। जॉन ड्राइडन was born at Aldwinkle, Saints, Northamptonshire in 1631। He was educated at Westminster and at Trinity College, Cambridge, and settled in London in about 1657। Soon after this, he wrote his first poem of importance, जो है Heroic Stanzas on the Death of Oliver Cromwell, जो कि 1659 में आई थी। अब ओलिवर क्रोमवेल, आपको याद होगा मैंने अभी बताया कि ये एक इम्पोर्टेंट नाम थे। क्यों थे? क्योंकि ये इंग्लैंड पर रूल करते थे, और ड्राइडन ने इनकी डेथ के ऊपर लिखा है। तो इससे आप लिंक्स जोड़ो कि ड्राइडन जो थे वो चार्ल्स टू के बहुत खास थे, यानी कि वो उनके बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे अपने कोर्ट में। इसके अलावा भी इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, जैसे एस्ट्रिया रिडक्स, जो कि इन्होंने लिखा था
जो चार्ल्स टू का रेस्टोरेशन हुआ था ना, उसके बारे में, जो यानी कि इन्होंने उसे हैप्पी रिस्टोरेशन भी कहा है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि चार्ल्स टू के रिस्टोरेशन को हैप्पी रिस्टोरेशन किसने कहा था? ड्राइडन ने। और कहाँ कहा था? उनका जो वर्क है ऑस्ट्रिया रिडक्स, उसके अंदर कहा गया है। इन 1663 he began to work for this stage, which was then the only profitable field for anyone who had to depend for his livelihood upon his pen। यानी कि जो स्टेज था, जो थिएटर था, उसको मैंने आपको बताया था ना कि चार्ल्स टू ने कितना आगे बढ़ाया था उसको, और चार्ल्स टू से पहले उसकी क्या स्थिति थी। तो जो लोग पेन के ऊपर यानी कि राइटिंग के ऊपर निर्भर थे, उनके लिए एकमात्र कमाई का जरिया क्या था? थिएटर यानी स्टेज। इन 1670 ड्राइडन was made poet laureate, and in 1681 he opened a new chapter in his career with the publication of his first and the greatest satire in verse, जो कि है Absalom and Achitophel। इसके बाद इनके कुछ important poems भी आई थी, जो कि है Religio Laici 1682 में, और द हिंड एंड द पैंथर 1687 में। अब ये जो रिलीजियो लेसी है, ये है डिफेंस चर्च ऑफ इंग्लैंड का, और जो हिंद एंड द पैंथर है, ये इलेबोरेट आर्गुमेंट है जो फेवर करता है रोमन कैथोलिसिज्म को, टू विच इन द मीन टाइम ही हैड बीन कन्वर्टेड। यानी कि जो हमारे ड्राइडन है, वो भी रॉयलिस्ट को छोड़कर रोमन कैथोलिसिज्म की तरफ शिफ्ट हो गए थे, वो कन्वर्ट हो गए थे। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि चार्ल्स टू से इनकी जो दोस्ती थी या जो इनके इम्पोर्टेंस थी, वो धीरे धीरे कम हो गई, और 1688 में इनसे इनकी पोएट लोरेट की जो उपाधि थी, वो भी वापस ले ली गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ड्राइडन की पोएट्री के बारे में पढ़ते हैं। एज ए पोएट ड्राइडन वर्क स्लोली ग्रो हुए। इनकी फर्स्ट पोएम जो थी एन एलिगी ऑन द डेथ ऑफ यंग लॉर्ड हेस्टिंग्स, वो इन्होंने 18 साल की उम्र पर लिखी थी, जो काफी ही बुरी थी। इसके बाद इनकी हीरोइक स्टैंजास आए थे, जो कि इन्होंने 27 की एज में लिखे थे। Although they contained a few fine lines and images, but still they were crude and bombastic. For the time being, he was greatly influenced by Cowley, whom he afterwards described as the darling of my youth। अब याद रखना, ड्राइडन ने किन्हें अपना डार्लिंग ऑफ माई यूथ कहा है? वो है कॉली को। इसके परिणामस्वरूप all the characteristics absurdities of the metaphysical school abound in these early works। They survive even in MS Mirabilis, जो कि 1667 में आया था उनका, in which writing of the two great events of the wonderful year, the war with Holland and the fire of London का mention है। For the full exhibition of his powers, however, we have to turn to the work of his last 20 years of his life। जो मैंने आपको बताया ना, लाइफ के आखिरी साल थे, उसी में अपने बेस्ट वर्क्स प्रोवाइड करे थे हमें, इन विच हिज इमेंसिपेशन फ्रॉम द फॉल्स टेस्ट of the metaphysical writers is complete, and his style no longer turbid and choked with all sorts of rubbish, flows clear and strong। इसे हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे इनकी पोएट्री को, जो कि है विद पॉलिटिकल सटायर्स, डॉक्ट्रिनल पोएम्स एंड द फेबल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दी पॉलिटिकल सटायर्स को। इसके अंदर इनके तीन इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो नेट के रिगार्डिंग है, जो कि है Absalom and Achitophel, The Medal and Macplocnoe। Absalom and Achitophel, written amid the excitement following the alleged popish plot to defend the king's policy against the Earl of Shaftesbury, and specially famous for its powerful character studies as of Shaftesbury himself under the name of Achitophel। The Medal, a further invective against Shaftesbury, and जो इनका मुख्य है वो एक स्केटिंग पर्सनल अटैक है उनके एक फॉर्मर फ्रेंड थॉमस शेडवेल पर, who had replied to the medal in a poem filled with scurrilous abuse। नेक्स्ट हम आते हैं अब इनके डॉक्ट्रिनल पोएम्स। इसके अंदर हमारे पास इनके दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, रिलीजियो लेसी एंड द हिंड एंड द पैंथर। These two great doctrinal poems are not in the strict sense religious. There is nothing devotional or spiritual about them. They are theological and controversial, written as they are from two opposed points of view. They are curiously interesting as exhibiting Dryden's mastery in the conduct of the
argument in verse, and his extraordinary skill in making the most of whatever position he might for the moment adopt. Dryden's mental flexibility and agility gave him remarkable power as a special pleader. अब इनकी जो दो पोएम्स है ना, इनकी खास बात यह है कि ये लिखी ऐसे रही है कि इन्हें दो अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा सकता है। एक बार जरूर पढ़ना इन पोएम्स को, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इनसे, ड्रैगन के बारे में भी। अब हम आगे बढ़ते हैं द fables पर। These fine tales written amid the anxieties of Dryden's first years and under the increasing burden of age and ill health। और इस दौरान के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। Palamon and Arcite, to the memory of Mrs. Anne Killigrew and the Alexander's Feast। The Palamon and Arcite is based upon the Knight's Tale of Chaucer। It provides an opportunity for a most instructive comparison between the method and art of the 14th century and those of the 17th century poets. Dryden's poetry, alike in its limitations and in its merits, is thoroughly representative of the age. As a whole, it is marked by a general want for what we are accustomed to call the essentially poetic quality. It has little imaginative power, little depth of feeling, little spiritual glow or fervor, and except here and there, as in the two remarkable odes, The Memory of Mrs. Anne Killigrew and Alexander's Feast, it rarely touches a high lyrical note. On the other hand, it is characterized by splendid intellectuality and a manly vigor of style. If Dryden is seldom poetic, he at least gives us many passages of wonderful strength and eloquence। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन ये सीरीज खत्म नहीं हुई अभी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स जैसे सर सैमुअल बटलर के बारे में, और इस एज के जो प्रोज और ड्रामा थे जो काफी इम्पोर्टेंट है उन्हें समझेंगे। तो काफी लंबी वीडियो होने वाली है नेक्स्ट वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू गाइस।